स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बुनियादी पर हाँ काफी जटिल प्रक्रिया के बारे में, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। जी। हमारे पास ना इस पूरी प्रक्रिया को समझाने वाला एक काफी विस्तृत स्रोत है, एक चित्र है और उससे जुड़ी जानकारी भी है। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए इस प्रक्रिया की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब वो प्रक्रिया जिससे पुरुषों में स्पर्म सेल्स बनते हैं। और ये सिर्फ अब समझिए कोशिका विभाजन नहीं है। हाँ, ये एक कमाल का रूपांतरण है। एक सामान्य सी कोशिका से एक बहुत ही खास गतिशील कोशिका कैसे बनती है वो देखेंगे। और गुणसूत्रों में कोशिका की बनावट में क्या अहम बदलाव आते हैं, स्रोत के आधार पर ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोशिका के सफर को। स्रोत कहता है कि कहानी स्पर्मेटोगोनियम से शुरू होती है। ये क्या है? इसकी क्या खासियत है? हाँ, तो वो स्पर्मेटोगोनियम जिसे हम मूल जर्म कोशिका समझिए कह सकते हैं, वो इस प्रक्रिया का शुरुआती बिंदु है। स्रोत इसे डिप्लॉइड कोशिका बताता है। डिप्लॉइड यानी इसमें गुणसूत्रों के दो सेट मौजूद होते हैं। हम इसे तकनीकी भाषा में 2N 2C लिखते हैं। अब यहाँ N मतलब प्लॉइडी गुणसूत्रों के सेट और C मतलब क्रोमैटिड्स DNA की मात्रा। तो 2N मतलब दो सेट गुणसूत्र और 2C मतलब हर गुणसूत्र में भी एक ही क्रोमैटिड है। अच्छा, ये कोशिकाएं जन्म से ही वृषण यानी टेस्टिस में होती हैं, पर एक्टिव होती हैं प्यूबर्टी के बाद। स्रोत चित्र में एक और चीज दिखाई गई है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। हाँ, ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसका क्या महत्व है? ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये सर्टोली कोशिकाएं बनाती हैं और ये विकास कर रही स्पर्म कोशिकाओं को शरीर के इम्यून सिस्टम से बचाता है। अच्छा, हाँ, सोचिए अगर ये न हो तो शरीर इन आधि गुणसूत्रों वाली कोशिकाओं को बाहरी समझकर नष्ट कर सकता है और साथ ही ये अलग-अलग स्टेज की कोशिकाओं को व्यवस्थित रखने में भी मदद करता है। ये तो वाकई दिलचस्प है, मतलब सुरक्षा भी और व्यवस्था भी। अच्छा, तो ये जो शुरुआती स्पर्मेटोगोनियम कोशिका है, इसका अगला कदम क्या है? स्रोत के अनुसार इसमें क्या बदलाव आता है? हाँ, तो प्यूबर्टी के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन से अपनी संख्या बढ़ाती हैं। कुछ तो स्टेम सेल की तरह रहती हैं ताकि आगे भी स्पर्म बनते रहें, ओके। और बाकी कोशिकाएं आगे बढ़ती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। जो आगे बढ़ती हैं वो इंटरफेज स्टेज से गुजरती हैं। इसमें कोशिका थोड़ी बड़ी होती है और सबसे जरूरी काम अपने डीएनए की कॉपी बनाती है, रेप्लिकेशन जिसे कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन। जी। इस रेप्लिकेशन के बाद कोशिका कहलाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये कोशिका अभी भी डिप्लॉयड है 2N, क्योंकि गुणसूत्रों के सेट तो दो ही हैं, पर क्योंकि हर गुणसूत्र ने अपनी कॉपी बना ली है और अब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के रूप में जुड़ा है, तो डीएनए डबल हो गया। हाँ, डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। इसलिए इसे हम 2N 4C कहते हैं। ये तैयारी है अगले बड़े पड़ाव के लिए, मियोसिस। यानी कोशिका ने विभाजन से पहले अपना जेनेटिक मटेरियल डबल कर लिया। अब आता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है ना? स्रोत यही बताता है। ये कैसे होता है और ये जरूरी क्यों है? बिल्कुल, मियोसिस ही इस पूरी प्रक्रिया का कह सकते हैं दिल है। यहीं पर गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो भ्रूण में गुणसूत्रों की सही संख्या यानी डिप्लॉयड संख्या बनी रहे। ठीक है। मियोसिस के दो चरण हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पहले होता है मियोसिस 1। इसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो 2N 4C था, हाँ। वो विभाजित होकर दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। इस विभाजन की खास बात यह है कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम यानी समजातीय गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। अच्छा। नतीजा ये होता है कि बनने वाली दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अब हैप्लॉइड हो जाती हैं, मतलब उनमें गुणसूत्रों का केवल एक सेट रह जाता है, 1N। लेकिन हर गुणसूत्र में अभी भी दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े होते हैं, इसलिए डीएनए की मात्रा 2C रहती है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हुआ 1N 2C। स्रोत में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि इसी मियोसिस आय के दौरान लिंग गुणसूत्र यानी X और Y वो भी अलग होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। जी। तो मियोसिस आय के दौरान X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र अलग होकर अलग-अलग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चले जाते हैं। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, उनमें से एक में X होगा
और दूसरे में Y। अरे वाह। हाँ, तो यहीं पर तय हो जाता है कि बनने वाला स्पर्म X वाला होगा या Y वाला। तो भविष्य में बच्चे के लिंग निर्धारण की नींव तो यहीं रख दी जाती है। क्या गजब की प्रिसिजन है। अच्छा, अब मियोसिस 1 हो गया, हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, 1N2C वाली। अब आगे? इसके फौरन बाद होता है मियोसिस 2, और ये विभाजन काफी कुछ माइटोसिस जैसा ही है। इसमें हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 1N2C फिर से विभाजित होता है। अच्छा। इस बार क्या होता है कि गुणसूत्र के अंदर जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े थे वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ओके। नतीजतन हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड होते हैं, 1N, और क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गए तो डीएनए की मात्रा भी आधी होकर 1C रह जाती है। तो मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से शुरू करके मियोसिस 1 और 2 के बाद कुल मिला के 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन गए 1N1C वाले। बिल्कुल सही। 4 स्पर्मेटिड्स 1N1C, और उनमें से 2 में X गुणसूत्र होगा और 2 में Y गुणसूत्र। तो अब हमारे पास ये 4 हैप्लॉइड 1N1C स्पर्मेटिड्स हैं। स्रोत के चित्र को देखूं तो ये अभी गोल मटोल सी कोशिकाएं लग रही हैं। क्या ये परिपक्व शुक्राणु हैं या अभी कुछ और होना बाकी है? नहीं, ये अभी परिपक्व शुक्राणु नहीं है। जैसा आपने कहा, ये गोल कोशिकाएं हैं, पूंछ वगैरह कुछ नहीं है, तो ये गतिशील भी नहीं है, चल नहीं सकती। अच्छा। इन्हें अभी एक आखिरी और कह सकते हैं काफी नाटकीय रूपांतरण से गुजरना है। इस प्रक्रिया का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। हाँ, ये जानना जरूरी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरी प्रक्रिया है, स्पर्मेटोगोनियम से शुक्राणु तक, जबकि स्पर्मियोजेनेसिस सिर्फ वो आखिरी चरण है जिसमें स्पर्मेटिड शुक्राणु में बदलता है। इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, सिर्फ कोशिका की बनावट बदलती है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का एक तरह का मेकओवर। स्रोत के चित्र और जानकारी को देखें तो इस मेकओवर में क्या-क्या मुख्य बदलाव आते हैं? ये तो काफी बड़ा बदलाव लगता है। हाँ, बिल्कुल कायापलट जैसा है। स्पर्मियोजेनेसिस में कई अहम बदलाव होते हैं। पहला, कोशिका अपना ज्यादातर साइटोप्लाज्म और जो गैर जरूरी अंगक हैं उन्हें त्याग देती है। अच्छा, वजन कम करती है। हाँ, समझिए हल्की और सुव्यवस्थित हो जाती हैं ताकि तैरने में आसानी हो। जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म है वो रेजिडुअल बॉडी के रूप में सर्टोली कोशिकाएं हटा देती हैं। ओके। और दूसरा, कोशिका का गोल्जी उपकरण वो बदलकर सिर के अगले हिस्से पर एक टोपी जैसी चीज बनाता है, एक्रोसोम। स्रोत बताता है कि इसमें एंजाइम भरे होते हैं जो अंडाणु की बाहरी परत को भेदने में मदद करते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। एक्रोसोम कैप। ठीक है। तीसरा, न्यूक्लियस, जिसमें वो हैप्लॉइड डीएनए 1N1C है, वो बहुत ज्यादा संघनित, कंडेंस्ड हो जाता है। इससे सिर छोटा और मजबूत बनता है। चौथा, सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स व्यवस्थित होकर एक लंबी पूंछ, फ्लैजेलम बनाते हैं। यही शुक्राणु को तैरने की शक्ति देती है। और एनर्जी कहाँ से आती है तैरने की? हाँ, वो 5वां पॉइंट है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ के आधार के पास, जिसे मिडल पीस कहते हैं, उसमें एक स्पाइरल तरीके से जमा हो जाते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ को चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा एटीपी देते हैं। समझ गई। तो इन सब बदलावों के बाद ही स्पर्मेटिड एक परिपक्व गतिशील स्पर्मेटोजोन यानी शुक्राणु बनता है। स्रोत, चित्र में यह पूरी बनावट सिर, जिसमें एक्रोसोम और न्यूक्लियस, फिर गर्दन, मिडल पीस और पूंछ बहुत साफ दिखती है। वाह, एक साधारण गोल कोशिका से इतनी जटिल और एकदम खास बनावट वाली कोशिका। हर हिस्सा एक खास काम के लिए बना है। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया मतलब स्पर्मेटोगोनियम से लेकर ये परिपक्व स्पर्मेटोजोन बनने तक होती कहाँ है और कितना टाइम लगता है इसमें? स्रोत क्या कहता है? हाँ, स्रोत ये साफ बताता है कि ये पूरी प्रक्रिया पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस के अंदर जो पतली घुमावदार नलिकाएं होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनमें होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में? ठीक है। और समय की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम से शुरू होकर परिपक्व गतिशील शुक्राणु बनने तक की इस पूरी यात्रा में लगभग 64 दिन यानी करीब 2 महीने का समय लग जाता है। 2 महीने काफी लंबा समय है कोशिका के लिए। हाँ, और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्यूबर्टी से शुरू होकर जीवन भर चलती है, हालांकि उम्र के साथ थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। अच्छा, स्रोत में आगे शुक्राणु की पूंछ की गतिशीलता यानी टेल मोटिलिटी और उससे जुड़ी कुछ क्लिनिकल कंडीशंस का भी जिक्र है। ये जानकारी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए खास तौर पर काम की हो सकती है। क्या बताता है स्रोत इस बारे में?
जी हाँ, पूंछ की गतिशीलता तो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर स्पर्म तैरकर अंडे तक पहुंच ही ना पाए तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? सही बात है। तो स्रोत कुछ ऐसी आनुवांशिक स्थितियों का जिक्र करता है जो पूंछ की गतिशीलता पर असर डालकर भांजपन यानी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती हैं। एक उदाहरण है प्राइमरी सिलियरी डिस्किनेस्ला, पीसीडी। पीसीडी। हाँ, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में कई जगह जो सिलिया और फ्लैगेला होते हैं उनकी बनावट या काम में गड़बड़ी होती है। अब क्योंकि स्पर्म की पूंछ भी एक तरह का फ्लैगेलम है, तो पीसीडी में स्पर्म की पूंछ या तो बिल्कुल हिलती नहीं या बहुत कम हिलती है। नतीजा गंभीर पुरुष बांझपन। ओके। स्वत कार्टेजेनर सिंड्रोम का भी उल्लेख करता है। ये पीसीडी का ही एक सबटाइप है। इसमें स्पर्म की गतिहीनता के साथ साथ दो और खास लक्षण होते हैं। एक तो साइटस इन्वर्सिस, जिसमें शरीर के अंग उल्टी तरफ होते हैं, मिरर इमेज की तरह। अच्छा। और दूसरा क्रॉनिक साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइटिस, क्योंकि सांस की नली के सीलिया भी ठीक से काम नहीं करते। तो अगर किसी पुरुष में बांझपन के साथ ये लक्षण भी हैं तो कार्टाजेनर सिंड्रोम हो सकता है। तो पीसीडी और कार्टाजेनस सिंड्रोम, इन दोनों में समस्या सीधे पूंछ की हरकत से जुड़ी है। स्रोत में सिस्टिक फाइब्रोसिस का भी नाम है, क्या उसमें भी पूंछ की गतिशीलता में ही दिक्कत होती है? ये अच्छा सवाल है और यहीं पर स्रोत एक महत्वपूर्ण अंतर बताता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीएफ, ये भी एक जेनेटिक बीमारी है और पुरुषों में बांझपन का आम कारण है, पर यहां मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। अच्छा। कैसे? सीएफ के मरीजों में स्पर्म बनते तो सामान्य रूप से हैं और उनकी पूंछ की गतिशीलता भी अक्सर नॉर्मल होती है। फिर दिक्कत कहाँ है? समस्या कहीं और है। सीएफ में सीएफटीआर जीन में म्यूटेशन की वजह से शरीर के स्राव मतलब सिक्रीशंस बहुत गाढ़े हो जाते हैं। पुरुषों में इसका एक नतीजा ये होता है कि वास डेफरेंस, वो नलिका जो स्पर्म को ले जाती है? हाँ, वो नलिका जो स्पर्म को एपिडिडिमिस से स्खलन नलिकाओं तक ले जाती है, वो जन्म से ही या तो ठीक से बनी नहीं होती या होती ही नहीं है। इसे कहते हैं कंजेनिटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ द वास डिफरेंस, CBAVD। ओह। अब अगर वास डिफरेंस ही नहीं है तो टेस्टिस में बने स्पर्म शरीर से बाहर कैसे निकलेंगे? तो सीमेन में स्पर्म काउंट 0 होता है, एज़ूस्पर्मिया, और नतीजा होता है बांझपन। तो देखिए, नतीजा भले ही बांझपन हो, पर पीसीडी कार्टाजेनर में प्रॉब्लम स्पर्म की मोटिलिटी में है, जबकि सीएफ CBAVD में प्रॉब्लम स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में है। ये फर्क डायग्नोसिस और इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि बांझपन के पीछे वजहें अलग-अलग हो सकती हैं, भले बाहर से नतीजा एक जैसा लगे। तो कुल मिलाकर हमने स्रोत के जरिए स्पर्मेटोजेनेसिस की इस पूरी जटिल यात्रा को देखा। एक डिप्लॉयड 2n स्पर्मेटोगोनियम से शुरू किया, हाँ, फिर मियोसिस से गुणसूत्रों की संख्या आधी करके हैप्लॉयड 1n कोशिकाएं बनाई, और फिर स्पर्मियोजेनेसिस के जरिए उन कोशिकाओं को एक खास बनावट और गतिशीलता वाले शुक्राणु में बदला। ये पूरी प्रक्रिया तो अपने आप में किसी इंजीनियरिंग के कमाल से कम नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें हर कदम, हर चरण महत्वपूर्ण है। मियोसिस से गुणसूत्रों की संख्या का ठीक आधा होना, जेनेटिक विविधता लाना, लिंग गुणसूत्रों का सही बंटवारा, हाँ, और फिर स्पर्मियोजेनेसिस में वो काया पलट ताकि वो फर्टिलाइजेशन का अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। एक्रोसोम का बनना, पूंछ का बनना, ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का जमा होना। स्रोत दिखाता है कि ये सब कितने समन्वित, कितने कंट्रोल्ड तरीके से होता है। आज की इस चर्चा से एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। प्रकृति एक तरफ तो रोजाना करोड़ों अरबों शुक्राणु बनाने की ये विशाल प्रक्रिया चलाती है लगातार, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने उन क्लिनिकल उदाहरणों में देखा, ये प्रक्रिया कितनी नाजुक भी है। चाहे वो मियोसिस में गुणसूत्रों के बंटवारे में कोई चूक हो, या स्पर्मियोजेनेसिस में बनावट में कोई गड़बड़ी, या फिर पूंछ की गतिशीलता पर असर डालने वाली कोई स्थिति। एक छोटी सी भी गड़बड़ी पूरी प्रजनन क्षमता पर असर डाल सकती है। ये शायद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन को आगे बढ़ाने वाली ये बुनियादी प्रक्रिया कितनी अचूक सटीकता पर और कितने सारे सही पुर्जों के एक साथ ठीक से काम करने पर निर्भर करती है। बहुत सही सोचा आपने। ये वाकई एक अद्भुत और नाजुक संतुलन है।